ईरान के बारे में देखें तो ईरान जो है वेस्ट एशिया में यानी मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है। अब मिडिल ईस्ट को देखें तो जैसे ये हमारा भारत है, भारत के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से लगा हुआ है ईरान। और यहाँ से अगर समुद्री रास्ते देखें तो अरेबियन सी है, उसके बाद ओमान की खाड़ी है और उसके बाद पर्शियन गल्फ है और उसके ऊपर ईरान मिलेगा आपको। तो यहाँ पर है ईरान, भारत के वेस्ट साइड में। ईरान की राजधानी है तेहरान। और तेहरान कहाँ पर है? तेहरान है ईरान के नदन साइड में, मतलब नदन रीजन में। यहाँ पर ये जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के पास, उससे लगा हुआ नहीं है लेकिन है उत्तर में, उत्तरी ईरान में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तेहरान है। तेहरान है राजधानी ईरान की। ईरान 7 देशों से अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें हम बात शुरू करें अगर पर्शियन गल्फ से, तो पर्शियन गल्फ के बाद यहाँ पर ये जो देश दिखाई दे रहा है कुवैत, कुवैत ईरान से नहीं लगता है। यहाँ पर ये जो छोटा सा रीजन है हम देख सकते हैं इराक का, ये पर्शियन गल्फ से लगता है। तो पर्शियन गल्फ के बाद बात शुरू होती है इराक से, तो सबसे पहला देश है इराक जो ईरान से लगता है। उसके बाद दूसरा देश है तुर्की या तुर्कीये, तो तुर्की दूसरा। तीसरा आर्मेनिया, चौथा अजरबैजान, पांचवा तुर्कमेनिस्तान, छठा अफगानिस्तान और सातवां पाकिस्तान। तो ये 7 देश हैं जो ईरान के साथ थल सीमा साझा करते हैं। वाटर बॉडीज की बात करें तो यहाँ पर ये जो ईरान है और ईरान से लगी हुई वाटर बॉडीज, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट है वो कैस्पियन सागर है, पर्शियन गल्फ है और यहाँ पर ओमान की खाड़ी है और ये अरेबियन सागर है जो कि ओमान की खाड़ी से लगा हुआ है। तो उत्तर में कैस्पियन सागर है, दक्षिण में फारस की खाड़ी है और ओमान की खाड़ी है। कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है? पर्शियन गल्फ और यहाँ पर जो गल्फ ऑफ ओमान है उसके बीच में एक सकरा रास्ता है जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो अपने सबसे सकड़े बिंदु पर लगभग 33 किलोमीटर का है और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से दुनिया का तेल का आयात और निर्यात के मामले में 20% आना जाना यहीं से होता है, इसलिए ये वाला जो रास्ता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये ओमान का मुसन्दम पेनिसुला है और यहाँ पर ईरान है और यहाँ पर हॉर्मुज की खाड़ी है, हॉर्मुज स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यहाँ के टेरेन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़, मतलब पर्वतीय और पठार और शुष्क पठार वाला इलाका है। इसके उत्तर में यहाँ पर अल्बुर्ज माउंटेन है, अल्बुर्ज, और यहाँ पर मतलब साउथ वेस्ट में ज़ेग्रोस माउंटेन है। तो यहाँ पर अल्बुर्ज और ये ज़ेग्रोस, अल्बुर्ज और ज़ेग्रोस। और फिर बीच में दस्ते काबिर, मतलब डेजर्ट, काबिर डेजर्ट है और यहाँ पर दस्ते लुट, मतलब लुट डेजर्ट है। इसके बाद माउंटेन रेंजेस में हम देख चुके हैं कि अल्बुर्ज और ज़ेग्रोस, दस्ते काबिर और दस्ते लुट। सबसे ऊंची चोटी है माउंट दमाबंद और माउंट दमाबंद यहाँ पर जो अल्बुर्ज है वहाँ पर है और यहाँ पर कैस्पियन के अपना साउथ में है। क्लाइमेट की बात करें तो ये क्लाइमेट है अरीड टू सेमी अरीड, मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो नीला वाला कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, 10 डिग्री टेम्परेचर से कम रहने वाला टेम्परेचर वाली क्लाइमेट है। ग्रीन वाला जो दिखाई दे रहा है वो कोल्ड है, येलो जो है वो टेम्परेट है, ऑरेंज वाला हॉट है और रेड वाला वेरी हॉट है। तो यहाँ पर कोल्ड से लेकर वेरी हॉट तक हर प्रकार की जलवायु देखने को मिल जाएगी। वेरी कोल्ड, कोल्ड, टेम्परेट, हॉट और वेरी हॉट। पॉलिटिकल व्यवस्था, मतलब यहाँ की शासन व्यवस्था की बात करें तो अभी जो ईरान की रिजीम है उसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ये जो व्यवस्था है वो है 1979 से। यहाँ पर थियोक्रेसी है, मतलब धार्मिक शासन है। थियोक्रेसी ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर गवर्नमेंट रन की जाती है रिलीजियस लीडर्स के द्वारा, तो रिलीजियस लीडर्स सरकार चलाते हैं। हम देखते हैं कि दुनिया में अलग अलग प्रकार के शासन होते हैं,
जहाँ पर राजा का शासन होता है उसे राज व्यवस्था कहते हैं। जहाँ पर एक तानाशाह का शासन होता है, मतलब एक व्यक्ति जिसके हाथ में सारी पावर्स है, वहाँ पर तानाशाही होती है। हम देखते हैं जहाँ पर जनता का शासन है वहाँ पर डेमोक्रेसी होती है। वैसे ही जहाँ पर रिलीजियस लीडर्स का शासन होता है, रिलीजियस लीडर्स सबसे बड़े नेता होते हैं, वहाँ पर व्यवस्था को कहा जाता है थियोक्रेसी। और ईरान में इसी तरह की व्यवस्था फिलहाल काम कर रही है। पुरानी जो मोनार्की थी, पुरानी जो राज व्यवस्था थी, उसे खत्म करने के बाद 1979 में ये वाली व्यवस्था, नई वाली व्यवस्था आई थी। और जब से ये नई व्यवस्था आई है तब से इसका ईरान के साथ झगड़ा है, इजराइल के साथ झगड़ा है, फिलिस्तीन को लेकर असहमतियां हैं, और यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट करने की बात की जाती है, यूरेनियम एनरिचमेंट करने की बात की जाती है। और इन सभी बातों को लेकर अमेरिका ने यहाँ पर सैंक्शन लगाए हुए हैं, और इन सैंक्शन के चलते ईरान में बहुत ज़्यादा आर्थिक हालत अच्छे नहीं है और जनता में गुस्सा फैल रहा है। थियोक्रेसी में जो सबसे बड़े सुप्रीम लीडर होते हैं वो ही देश में सबसे सर्वोच्च पद पर होते हैं, उनकी ही हम कहें कि शासन व्यवस्था होती है, उनका ही शासन चलता है, उनका ही राज चलता है। तो यहाँ पर सबसे जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो हैं अयातुल्ला अली खामनेई, और ये हैं यहाँ पर सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर वर्तमान। इस तरह की व्यवस्था में डे टू डे के जो काम होते हैं, डे टू डे के फैसले होते हैं, वो करने के लिए सरकार भी होती है और उसके प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। और ये जो मसूद पेज़ेश्कियान हैं वो हैं फिलहाल ईरान के राष्ट्रपति। यहाँ की संसद है मजलिस। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है लेकिन रिलीजियस इन्फ्लुएंस में है। उसके बाद यहाँ पर एक गार्जियन काउंसिल भी है। गार्जियन काउंसिल चुनावी उम्मीदवारों और कानूनों की जांच करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ एक अपर हाउस होता है, वैसा ही कुछ शासन व्यवस्था यहाँ पर ये गार्जियन काउंसिल की हो सकती है। मजलिस के ऊपर शायद हो सकता है। और ईरान का संविधान शिया इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित है। राजनीतिक इतिहास की बात करें तो जैसे हमने बात की कि 1779 तक 1979 तक यहाँ पर राजशाही थी। पहले भी डायनेस्टी का यहाँ पर शासन था। उसके बाद 1779 में 1979 में यहाँ पर क्रांति हुई और यहाँ पर ये जो नई व्यवस्था है वो आई है, जिसके खिलाफ अभी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। थियोक्रेसी यहाँ से तब से आई है। और जब से यहाँ पर ये नई व्यवस्था आई है, यूएस और इजराइल से टकराव चल रहे हैं, रिसोर्सेज को लेकर टकराव है, न्यूक्लियर पावर और यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर टकराव है, जियोपॉलिटिक्स को लेकर टकराव है। अमेरिका नहीं चाहता कि इस क्षेत्र में कोई बड़ी शक्ति, बड़ा देश बने, कोई न्यूक्लियर पावर बने, जिसको लेकर यहाँ पर कोई चिंताएं पैदा हो, उसके लिए उसे यहाँ से रिसोर्सेज मिलते रहें। इजराइल की चिंताएं ये हैं कि जब भी ईरान के पास न्यूक्लियर पावर होगा तो ईरान इजराइल के ऊपर हमला करेगा, और इजराइल इतना बड़ा देश नहीं है कि किसी देश के न्यूक्लियर हमले को झेल सके। और इसको लेकर यहाँ पर इजराइल को अपनी सुरक्षा की चिंताएं हैं और अमेरिका को अपनी आर्थिक और जियोपॉलिटिकल चिंताएं हैं। तो इसको लेकर दोनों देशों में, मतलब एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल है, अपने अपने हित हैं, अपनी अपनी जियोपॉलिटिक्स है, और उसको लेकर यहाँ पर संघर्ष होता रहता है। इजराइल के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पर तेल और गैस के बड़े भंडार हैं। इन तेल और गैस के बड़े भंडार तक भारत भी अपनी पहुंच बनाना चाहता है। भारत यहाँ से सस्ता तेल और गैस इंपोर्ट करना चाहता है और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहता है। मिडिल ईस्ट में भी ईरान का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। इसके जो पड़ोसी देश हैं और मिडिल ईस्ट में जो देश हैं जैसे कि इराक, लेबनान, यमन, सीरिया, यहाँ पर शिया गुटों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। भले ही वे अल्पसंख्यक हों लेकिन फिर भी प्रभाव है। और शिया और सुन्नी के जो टसल है, वहाँ पर जो लड़ाई है उसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा दखल है। और चाबहार बंदरगाह जो भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत चाबहार बंदरगाह से होते हुए मध्य एशिया तक पहुँचना चाहता है, वहाँ पर व्यापार करना चाहता है। पाकिस्तान को बाईपास करते हुए यदि भारत को मिडिल एशिया तक पहुंचना है तो चाबहार बंदरगाह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और चाबहार बंदरगाह है ईरान के पास।